एक ड्रीम था जो काफ़ी साल से मैं देख रहा था, अब टाइम फाइनली आया है वो ड्रीम जीने का। जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तब आप ये नहीं सोचते कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तब आपका एक मोटिव होता है कि बस पढ़ाई करनी है। बिजनेस फैमिली से एक आईएएस और आईपीएस का निकलना थोड़ा अटपटा सा लगता है। कैंडिडेट इस सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए जाता है, उसे पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो एक साल में ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट दे दो, कभी कभी 3 या 4 साल लग जाते हैं। ਜਨਤੈਸ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੌਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 127ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। कैसे हो सर? सर अभी तो काफ़ी खुश हूँ, रिज़ल्ट आया है तो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा था, तो फाइनली अब रिज़ल्ट आया है तो मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या होता है। सर, एक कपिल शर्मा शो में वो पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको इस हॉट सीट पे बैठ के ऐसा करके, तो आपको कैसा फील हो रहा है? अब आप आईपीएस आईएएस बनोगे तो कैसा फीलिंग आ रही है? सर फीलिंग तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी है, क्योंकि ये एक ड्रीम था जो काफ़ी साल से मैं देख रहा था, अब टाइम फाइनली आया है वो ड्रीम जीने का। सर, एक बात बताओ कि जब आपने एग्ज़ाम दिया था, जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो क्या आपने कभी सोचा था? देखो, बहुत सारे लोग होते हैं एग्ज़ाम दे देते हैं कि चलो पढ़ाई में अच्छे हैं, या वैसे ही हॉबी में दे दिया, एग्ज़ाम दे दिया। उस समय कभी इतने सीरियस थे कि कभी आईएएस और आईपीएस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे? जब आप जर्नी स्टार्ट करते हो तब आप ये नहीं सोचते कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तब आपका एक मोटिव होता है कि बस पढ़ाई करनी है जी। जब आप एग्ज़ाम देते हो, ऑब्वियसली अगर आप ये सोच के चलोगे कि मैं सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो आप कभी रिजल्ट्स नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि वो आपका एटीट्यूड ही पूरा गलत होता है। आपको ये बिलीफ रखना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मैंने फेलियर्स भी देखे हैं, ऐसा नहीं है मैं गया पढ़ाई की और क्रैक हो गया। 2016 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और 17 में एग्ज़ाम दिया मैंने, नहीं हुआ। 18 में भी एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। तो फाइनली 19 का सेशन था जहाँ पे मैंने अपनी पेशेंस रखी, डिटर्मिनेशन रखी, और उसके बाद फाइनली अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है आप क्लियर कर जाते हो। सर, ये एक बात बताइए कि क्या ये आपका कोई बचपन का ड्रीम था इस लेवल पे इसको अचीव करना, या वैसे ही मतलब क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाए तो वो बिजनेस फैमिली है, और एक बिजनेस फैमिली से एक आईएएस और आईपीएस का निकलना थोड़ा अटपटा सा लगता है? अटपटा तो कुछ नहीं है, जिसके पास एक ड्रीम वो कर सकता है, इसमें कोई बैकग्राउंड की बात नहीं है। हाँ, ये अगर बात करें कि बचपन से सोचा था, ऐसा नहीं था। बचपन से पहले यही सोचा था कि चलो कैरी फॉरवर्ड करेंगे बिज़नेस, बट हाँ जब आप बड़े होते हो आपको रियलाइजेशन तब जाके होती है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको लगे कि हाँ अगर ये सिविल सर्विस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी काम कर सकते हो और आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, तो मैंने पहले सोचा कि एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैंने शुरू किया, जर्नी जीनी शुरू की, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ हो सकता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट अल्टीमेटली अगर आप टाइम स्पेंड करो और पेशेंस रखो तो डेफिनेटली रिज़ल्ट आता है अच्छा। सर, एक चीज़ ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि आपने जैसे ये करा, एग्ज़ाम दिया, सारा कुछ पास किया, और कल से आपको बधाइयाँ ही बधाइयाँ, सेलिब्रेशंस मिल रही हैं मम्मी को, पापा को, पूरी फैमिली के लिए। इवन जो सिस्टर्स हैं उनकी भी, उनके ससुराल में आज वो टचवुड मैरिड हैं, तो उनका भी कद ऊंचा हो गया होगा। तो इन सब में एक कुछ जिम्मेदारी का भी एहसास आया सडनली कि यार इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशन, सडनली ओवर द नाइट आप अमिताभ बच्चन बन गए, इस इंडस्ट्री के कपिल शर्मा बन गए, तो कैसे आपको लग रहा है? सर अभी तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, सक्सेस मिलता है तो लोग आपके साथ डेफिनेटली जुड़ते हैं, बट मुद्दा ये होता है कि जब आप सक्सेसफुल नहीं थे तब कौन आपके साथ था।
तो उस वक्त उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो आपसे लाइन क्रॉस करने से पहले खड़े थे, और जितने भी मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो भी थे, तो मैं उनको एक्चुअली थैंक यू करना चाहता हूँ उनके कांस्टेंट सपोर्ट के लिए। और ऑब्वियसली अब नेक्स्ट एजेंडा यही रहेगा कि आप जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीखो, और जितना आप काम अपने लिए और खुद के दूसरों के लिए कर सकते हो वो करो। सर इसमें आपका आइडियल फिगर कौन है आपकी लाइफ में? सर आइडियल फिगर तो मेरे गुरुजी हैं, मैं रामशरणम जाता हूँ काफ़ी, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ में, उनको काफ़ी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जो वो सिखाते हैं करते हैं। तो जब कहते हैं एक वैल्यूज़ की बात आती है लाइफ में, तो उनका रोल उस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा है। क्या आप हमें उनका नाम बताना पसंद करेंगे? हमारे व्यूवर्स भी शायद किसी और की भी किस्मत ऐसी चमक जाए। जी जी हाँ, तो वो उनका नाम कृष्ण जी महाराज है, तो वो रामशरणम गोहाना में होते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है, और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था मुझे कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और वैसे भी ऐसा भी टाइम था कि जब मैं डीमोटिवेट होता था, जब पॉजिटिव्स नहीं आते थे, रिजल्ट फेलियर देखा है, तो उनका काफ़ी सपोर्ट था। तो वो क्या कहते थे उस दौर में आपको? उसमें बस एक कहते नहीं है, एक आपको पुश की ज़रूरत होती है, वो जो एक पुश फैक्टर होता है वो उनसे मिलता था, क्योंकि उस वक्त आप काफ़ी लो फील कर रहे होते हो, और एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो आपको बताए कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मार्गदर्शन कर सकते। हाँ, तो वो एक डायरेक्शन देने का काम उन्होंने काफ़ी किया। तो सर जैसे ये आपको पता लगा आपका आप शॉर्ट लिस्टेड हुए, तो आपका सिलेक्शन, क्योंकि ये इमीडिएट तो रिजल्ट्स तो कल अनाउंस हुए, लेकिन इससे पहले इंटरव्यू का भी एक दौर था, तो कोविड का एक समय चल रहा था, क्योंकि ये जहाँ तक हमें नॉलेज है ये मार्च में होनी होती है इंटरव्यू, लेकिन ये डिले हुई, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हुई? पहले मेरा ओरिजिनल इंटरव्यू की डेट मार्च 27 थी, तो अब 30 जुलाई को दिया है था मैंने। तो इन बिटवीन जब ये 4-5 महीनों का गैप आ जाता है, तो आपको सारी तैयारी फिर से शुरू करनी पड़ती है, तो वो काफ़ी स्ट्रेसफुल लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप डबल काम कर रहे हो। बट सिचुएशन ऐसी थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी ऑब्वियसली, बट ऑन द सेम लेवल की अब मैंने अपने में भी काफ़ी रखा कि जो अब तक इतना लंबा किया है, तो 2-4 महीने अगर और मैं पेशेंस रखूँगा तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर किया है कि ज़्यादा लिंगर ऑन ना हो, क्योंकि सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है, बट उन्होंने ये रखा है कि जिस कॉन्टेक्स्ट पे, जिस लेवल पे वो काम कर सकते हैं, जितनी प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं उन्होंने ली। और आप जानते हैं कि रिजल्ट सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर आ गए, जो लास्ट इंटरव्यू का डेट था, तो उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, और जो काफ़ी अप्रिशिएबल है। सर एक बात बताइए, हमने टचवुड बिकॉज हम इस लेवल पे पढ़े नहीं हैं, लेकिन हमने इस तरह की इंटरव्यूज़ के बारे में बहुत सुना है, तो इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि यार ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल था, या कोई डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो? ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनफैक्ट ऐसा एक नहीं होता, क्योंकि वो चेक करते हैं आप में कॉन्फिडेंस कितना है, हाँ, कि आप ऑन द स्पॉट कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने हमें शेयर कर सकते हैं सर? जी, एक क्वेश्चन जैसे मेरे से पूछा गया था कि डीप स्टेट क्या होता है, तो मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही कुछ भी गेस करने की जगह मैंने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि मुझे नहीं पता, और उन्हें एक्चुअली उस ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया, रादर देन कि मैं गेस वर्क में उनको ब्लफ करने की कोशिश करूं। और भी क्वेश्चंस थे, वो आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछते, लुधियाना की इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो वो जनरली देखते हैं कि आप कितने अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स के, और खुद के बारे में कितना जानते हो। जो चलो आपको तो बहुत बहुत मुबारक, आपने टेस्ट पास कर लिया, तो आज आपने एक लेवल क्रॉस किए, और आपने इसको भी एग्ज़ाम्स ही बोलते हैं कि आपने टेस्ट पास किए। कुछ आप जो आगे इन फ्यूचर इस स्ट्रीम को चुनने वाले बच्चों को, यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? डेफिनेटली पहली बात तो ये है कि जो भी इस कैंडिडेट इस सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए जाता है, उसे पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी जर्नी है जो 1 साल में ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट दे दे, कभी कभी 3 या 4 साल लग जाते हैं। सेकंड, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने पढ़ रहे हो और 2 महीने आपने बिल्कुल छोड़ दिया, आपको थ्रू आउट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तीसरा, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है हार्ड वर्क करते रहो बट आप कहाँ जा रहे हो ये आपको पता ही नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड सिलेबस है, सब कुछ आप स्टोर नहीं कर सकते हो अपने ह्यूमन ब्रेन में, तो आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें यूपीएससी पूछ रहे हैं, क्या क्या नहीं पूछ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना पड़ेगा और अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर। तो आओ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत खुशी हो रही है जी। ਸਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣੇਗਾ? ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾਊਗਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਕੜੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 2-3-4 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਹੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਘਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ।